So, hello everyone. I hope you all are doing well. So, actually, I've got so many complaints that I don't greet my viewers. I'm so sorry for that. So, today we'll discuss about the National Hydrogen Mission. So, the context is on the 1st of February 2021, our Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman announced that the government will be launching the Hydrogen Energy Mission for the year 2021 to 2022. So, what is the background? Let's just understand it. तो नवंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया था कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लाने में। वो लॉन्च करेंगे जल्दी ही, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था उस टाइम पे। और बजट में हमने देखा कि निर्मला सीतारमन ने भी इसे अनाउंस कर दिया। तो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो क्लीन फ्यूल है, एक क्लीन फ्यूल का सोर्स है। बिकॉज इससे कोई भी तरह का हार्मफुल गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का कोई भी एमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ वाटर और हीट होती है और कुछ नहीं। सो दोनों ही बिल्कुल क्लीन है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। जबकि हाइड्रोजन के अलावा जो गाड़ियाँ चलती है, जो बैटरीज से चलती है, लिथियम बेस्ड बैटरीज से चलती है, तो उनके प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो भी मिनरल्स से वो बनते हैं वो मिनरल्स बहुत ही रेयर है और ख़त्म हो जाने वाले। दोज आर कॉन्वेंशनल, दोज आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। सो हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वर्क। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पावर जनरेटर के तरह काम करता है, जिसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ वाटर और हीट ही निकलता है। और मैंने पहले ही बोला है कि वाटर और हीट दोनों ही बिल्कुल क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्लीन बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा, टॉक्सिक नहीं है ये नेचर में। और हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो बड़े से बड़े व्हीकल से लेकर ड्रोन्स तक को आराम से चला सकता है, उसको आराम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हर कंट्रीज़ का इस पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही है। बहुत सारे व्हीकल्स जो है, जैसे साउथ कोरिया में, स्वीडन में, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो हाइड्रोजन से ही चल रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज सक्सेसफुल इस पे काम कर रही है और हमारे इंडिया भी इस पे आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारे वैसे भी सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो रखा है हमारे यहाँ पे, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है, इन सब की वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूट हो रखा है और बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहा है। सो बेनिफिट्स क्या क्या है, थोड़े पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं हाइड्रोजन एनर्जी के। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ज़ीरो एमिशन पावर। दैट इज, इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल गैसेस का कोई भी एमिशन नहीं होता है और उससे टॉक्सिक मटेरियल्स भी नहीं निकलते हैं। तो इंडस्ट्रीज को जो कॉस्ट आता है हार्मफुल मटेरियल्स को डिस्पोज करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, वो कॉस्ट जो है आराम से कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का बच जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट भी इस तरह से पॉल्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट्स आर जस्ट हीट एंड वाटर, जिससे ज़ीरो एमिशन हो रहा है। दैट मीन्स किसी भी तरह के ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होगा। देन इज रॉबस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबल है, हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ये किसी भी सिवियर से सिवियर एनवायरनमेंट में आराम से सस्टेन कर सकता है, आराम से एफिशिएंटली काम कर सकता है। -40 डिग्री सेल्सियस में भी ये काम कर सकता है। आंधी, तूफान, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स, किसी भी तरह के सिवियर वेदर कंडीशंस में भी ये आराम से काम करता है, बहुत ही एफिशिएंट है। तो ये काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। देयर इज एफिशिएंसी। जहाँ जो कंबशन इंजन है कारों के, टिपिकल कंबशन इंजन है,
जहाँ पे उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 25% है, वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी 40 to 60% होगी। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स में भी बहुत प्रेशर कम होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एफिशिएंसी इज पुट टू वर्क टू इम्प्रूव वेयर हाउस प्रोडक्टिविटी, और ये वेयर हाउस प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा अप टू 15%। दैट मीन्स इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे, और व्हीकल्स में माइलेज को भी ये बढ़ाता है। तो ऑल इन ऑल ये एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। देन इज लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करेगा। जो ऑपरेशन में कॉस्ट आता है वो उसको बहुत ज़्यादा कम करेगा। जहाँ आम बैटरियाँ जो है, आम जनरेटर्स में लगने वाली बैटरियाँ जो है, उनके मुकाबले में हाइड्रोजन बेस्ड बैटरीज जो होंगे वो बहुत ज़्यादा फिजिबल होंगे। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आएंगी, और 84% तक ये उम्मीद किया जा रहा है कि कॉस्ट को कट करके नीचे ले आएगी। Now, why does India need a hydrogen coalition? तो इंडिया जो है वो आगे तो बढ़ गई है। हमारे गवर्नमेंट ने ये सोच तो लिया है कि लॉन्च करेंगे हम हाइड्रोजन मिशन, हम भी टैप करेंगे इस रिसोर्स को और यूज़ करेंगे हम अपने कंट्री में से। बट हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उतने इन्वेस्टर्स नहीं है। तो ये सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन को टैप करना, इससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये बहुत ही छोटी और सिंपल चीज़ नहीं है, और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको टैप करना बहुत ही ज़्यादा फिजिबल नहीं है अभी, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी हुए नहीं है, और जितने हुए हैं उस हिसाब से कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और हमारे कंट्री में वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनी नहीं है जो इसको फिजिबल तरीके से किया जा सकता है। तो सिंपली हमें चाहिए पार्टीज, हमें चाहिए स्टेक होल्डर्स। हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स चाहिए, इंटरेस्टेड पार्टीज चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट दिखाए और इन्वेस्ट करे, पैसे इन्वेस्ट करे, टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करे। हमें हो सकता है कि किसी और कंट्री की मदद चाहिए होगी, हमें काउंसिल्स की मदद चाहिए होगी, और हम आगे एक काउंसिल की बात करने जा रहे हैं जैसे जिसका नाम है हाइड्रोजन काउंसिल। ये काउंसिल कुछ मेंबर्स, कुछ कंपनीज से मिलकर बनी है जो हाइड्रोजन एनर्जी को टैप करने के लिए बनी है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए बनी है। तो इंडिया इसका हेल्प ले सकता है। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया जो है स्वीडन का, नॉर्वे का, न्यूजीलैंड का हेल्प ले सकता है, जो पहले से ही इसको सक्सेसफुली कर रही है। तो इंडिया को स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करे, और हमें कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज मैनेज करने के लिए भी कंपनीज की ज़रूरत होगी, फेल कंपनीज की ज़रूरत होगी, और हमें कार्स की भी ज़रूरत होगी। जो कार कंपनियां हैं उनको भी ऐसे कार प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हेल्प करना पड़ेगा, तभी हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां तो इससे चलेंगी नहीं। फ्यूलिंग स्टेशंस की भी ज़रूरत होगी जहाँ पे गाड़ियों को, व्हीकल्स को फ्यूल किया जा सकता है। फ्यूल को भरने के लिए भी जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे ही फ्यूलिंग स्टेशन हाइड्रोजन के लिए भी लगानी ज़रूरी है, और इन सब सेटअप के लिए चाहिए बहुत सारा फंड, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी कहा जा रहा है कि कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज हमारे इंडिया में है, जैसे कि अंबानी, बिरला एंड टाटा एंड महिंद्रा ग्रुप्स, इन सब का अभी नाम आ रहा है कि मे बी ये सब इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। सो कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे कॉलिशन से, मतलब स्टेक होल्डर्स मिल करके किस तरह से आराम से काम कर सकते हैं और हाइड्रोजन से एक अच्छा फ्यूल तैयार कर सकते हैं अपनी कंट्रीज के लिए। जर्मनी में अभी 400 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस बनने वाले हैं 2023 से, और वे ये अकेले नहीं कर रहे हैं, वो अपने बहुत सारे पार्टीज से मिलकर के, वर्ल्ड लीडर्स से, वर्ल्ड काउंसिल से मिलकर के ये कर रहे हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अभी इस सेक्टर में ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुआ नहीं है, कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंटली इसको कर नहीं सकती है। सो हेल्प की ज़रूरत तो पड़ेगी, और हमारे इंडिया को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी इंडिया हेल्प किससे लेती है, देखते हैं। फिलहाल देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड ये सक्सेसफुली
काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये बहुत साइज में बहुत छोटी है, इनकी पॉपुलेशन हमारे एक सिटी से भी आधी होती है, तो वहां पे आराम से कर रहे हैं लोग और फिजिबल भी है वहां के लिए। लेकिन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे कंट्री पे जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और इस चैलेंज को गवर्नमेंट किस तरह से टैकल करती है, वी हैव टू सी दिस। ये मैंने एक चार्ट बनाया था जिससे ये कहा, हम हाइड्रोजन को दो तरीके से ही डिफ्यूज कर सकते हैं। वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया जो बहुत ज्यादा ही तो फिजिबल नहीं है क्योंकि हमारे वाटर स्कैरसिटी पहले से ही बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो वाटर स्कैरसिटी के कारण इंडिया में स्पेशली इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। देन नेचुरल गैस, ये भी एक अच्छा सोर्स है। यही दो तरीके हैं जिससे हम हाइड्रोजन को प्रोक्योर कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन तो बहुत मात्रा में है लेकिन फिर भी फिजिबल नहीं है। अभी फिजिबिलिटी के लिए ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी है, तब हम देखेंगे कि कौन से प्रोसीजर्स अपनाए जाएंगे इसको करने के लिए। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन और कार्बन का ये जो डिफ्यूजन हो जाता है, तो ये एक तरीका है। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड नेचुरल गैस से दो तरीकों से हम हाइड्रोजन को प्रोक्योर कर सकते हैं। हाइड्रोजन काउंसिल एक अभी मैंने बताया था कि ये कुछ कंपनियों को मिलकर के, लीडिंग कंपनीज जो है मिलकर के ये काउंसिल बनाई हुई है जो इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करती है, एक दूसरे सारे मेंबर्स को हेल्प करती है ताकि क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। हमारे इंडिया के भी हमने बहुत सारे फोरम्स, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हुए ग्रीन बनाने के लिए, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, हमारे इंडिया में जो CFCs है और हार्मफुल गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उनके मिशन को कम करने के लिए भी हमने प्रोमिसेस किए हुए हैं। तो इन सब को कम करने के लिए, ये प्रोमिसेस को निभाने के लिए, इस पे खरा उतरने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेना था, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेप होने जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो हाइड्रोजन पे काम करती है, हाइड्रोजन एनर्जी पे काम करती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इस पे रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है। देन फ्यूल सेल एंड हाइड्रोजन एनर्जी एसोसिएशन, हाइड्रोजन काउंसिल, ये सब बहुत ज्यादा अभी काम कर रही है, प्रमोट कर रही है हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको ऑप्ट करने के लिए। सो फ्यूचर में ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कितना ज़्यादा एफिशिएंटली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम इंडिया में, वी हैव टू सी दिस इन द नियर फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।